हेलो रोवान, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। आज के सेशन में हम लोग गाइस आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन एसएससी जेईई के लिए प्रीवियस ईयर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। देखिए 10 अक्टूबर 2023 को ये पेपर हुआ था गाइस। आपको पता है जिस तरीके से 3 शिफ्ट का अलग अलग शिफ्ट का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसके पहले का जो हमारा शिफ्ट था 9 तारीख का, वो हमने ऑलरेडी करा दिया गाइस, ठीक है। उसको हमने 2 पार्ट में किया था, 50 क्वेश्चंस और 50 क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। और अभी आपको जो यहाँ पे #3 दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग कंसिडर करें कि हमारा इस सीरीज का ये नेक्स्ट पार्ट है। 10 अक्टूबर 2023 का जो पेपर हुआ था गाइस एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल का सीबीटी 1 का, उसका हम लोग कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं। कंप्लीटली 100 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे एक ही सेशन में, ठीक है। बट उसके पहले सेशन को शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट कोई भी अपडेट जो है आप टाइम टू टाइम मिस ना कर सको। ओके, सो हम लोग बिना किसी देरी के सेशन को शुरू करते हैं गाइस। और उसके पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई के दोनों ऑफिशियल एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं किया होगा तो उसको डाउनलोड कर सकते हो। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए हमारे पास दोनों एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास आईफोन है तो iOS की भी हमारे पास एप्लीकेशंस अवेलेबल है। ओके, साथ ही साथ अगर अपने व्हाट्सएप चैनल्स की जो लिंक्स है, व्हाट्सएप चैनल जो है हमारे पास, वो ज्वाइन नहीं किया होगा तो उसको भी ज्वाइन करेगा, वहाँ पे भी हम लोग टाइमली अपडेट आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहे होंगे 9 अक्टूबर 2023 का और 9 अक्टूबर 2023 का। ऐसे यहाँ पे इसमें 50 क्वेश्चन और यहाँ पे 50 क्वेश्चन ऐसे मिलाते हैं, कंप्लीटली 100 प्रश्न का जो सॉल्यूशन है हमने करा दिया गया, ठीक है। यहाँ पे #2 है आज का जो सेशन है, आप देखिएगा ये हमारा #3 आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके साथ हम लोग 10 अक्टूबर को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है सिग्निफिकेंटली हम लोग 11 तारीख का भी सोल्यूशन करने वाले हैं। साथ साथ अगर आपको 2021 का जो पेपर एनालिसिस चाहिए होगा तो आपको 100 क्वेश्चन के जो सेट्स है दोनों भी, ठीक है, 100 क्वेश्चन के सेट्स है, वो मैंने दे के रखे गए, उसको भी आप जाके देख सकते हो। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उन्होंने दे रखे थे, ठीक है। और 2022 का भी 14 तारीख का जो पेपर हुआ था गाइस, उसको भी हम लोग पार्ट ए और पार्ट बी इस तरीके से हमने डिस्कस किया था। इसके बावजूद भी अरे 1 या 2 शिफ्ट और बाकी है 2022 की, तो वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल हम लोग टारगेट करें 2023 को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो बिना किसी देरी के अभी हम लोग हमारे सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, क्या है हमारे पास में क्वेश्चन। देखिएगा, select the incorrect statement for an overhead transmission line supported by supports at 2 equal levels, ठीक है। एक ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास 2 सपोर्ट, ये हमारे पास में ग्राउंड है, सेम पोजीशन पे दोनों भी सेम लोकेशन पे, ये हमारे पास कंडक्टर है लोकेटेड, ठीक है। पॉइंट ऑफ सपोर्ट कौन से होते हैं, ये होते हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। क्या करें, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो सपोर्ट्स है, ठीक है, इक्वल लेवल पे होने के बाद। ओके, पहले हमारे पास में सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर। अब इसके पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो सैग होता है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का, जब वो इक्वल लेवल पे थे, या फिर उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वो था हमारे पास WL²/8T, ठीक है। अब टी क्या होता है, ये होता है हमारे पास में टेंशन, ठीक है। एल क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में लेंथ ऑफ द स्पैन, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्पैन। अब देखिएगा स्पैन कहां से कहां तक होता है, यहां से यहां तक के, ओके, यहां से यहां तक के, क्लियर है। ओके, एंड जो डब्ल्यू है वो है हमारे पास में वेट। क्या कह रहा है हमारे पास, फर्स्ट ही ऑप्शन देखिएगा, सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोला है हाइट ऑफ द सपोर्टिंग टावर। अब क्योंकि हम लोग अगर इस फॉर्मूला को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या हमारे पास में कहीं पे हाइट का मेंशन है, क्या वेट का है, लेंथ का है, टेंशन का है, ठीक है। तो कोई इस रिलेशन से हमें ये पता नहीं चल रहा कि जो सैग है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए सैग कहाँ से कहाँ तक होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये जो झुकाव होता है ये कहाँ से कहाँ तक का सैग होता है, यहाँ से यहाँ तक का, ओके, यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है ये होता है हमारे पास में सैग गाइस, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस कहाँ होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है हमारे पास में ग्राउंड क्लियरेंस, क्लियर है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पास ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है देख लेते एक बार, सैग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, करेक्ट है। देखिए ये सैग जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेंशन से, सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है, सैग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेट से, एंड सैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो तीनों भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो क्लियर हुआ क्वेश्चन। अभी देखिए सिर्फ यहाँ पे एक फंडामेंटल बात कर दी है, आपके पास जो है क्वेश्चन था वो सिर्फ पूरा डिपेंडेंट है इस फॉर्मूला के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस 9 तारीख का जो पेपर था, 9 तारीख का पेपर था, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन आई गेस जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 2 क्वेश्चन तो इस सैग के डिपेंडेंट थे, और वो जो सैग था वो एट अनइक्वल लेवल पे था, ठीक है, और वो मैंने पढ़ा के रखा गया, ठीक है। उसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके जाइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट जो है
यहाँ पे हाइट को और लेंथ को कंफ्यूज करके इसको इनकरेक्ट मार्क कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑप्शन को, ठीक है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लेंथ क्या होती है, टेंशन क्या, और किससे क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसका, ये बात आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, सिमिलर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द आईएस इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन 1180/1964 फॉर आउटडोर टाइप सबस्टेशन टाइप ट्रांसफार्मर, the tapping shall be provided on HV side in dash step। very very important question guys, one of the very finest question। यूपीपीसीएल जेई ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है guys, ठीक है, अगर आपको तैयारी करनी होगी यूपीपीसीएल जेई के लिए, ठीक है, एंड अदर स्पेसिफिकेशन के लिए भी। तो जो IS 1118/1964 के तहत आउटडोर टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं, उसमें जो हाई वोल्टेज साइड में टैपिंग्स प्रोवाइड की जाती है, तो वो कितने टैपिंग्स में प्रोवाइड रहती है, कितने स्टेप्स में रहता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 5 स्टेप्स, ठीक है। इसको प्लीज आप नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अभी मैं आपको ये जो IS 1180/1964 के तहत जो भी एडिशनल डेटा है ना, वो भी आपको मैं एज ई बुक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। क्लियर हो चुका? 5 स्टेप्स में रहते हैं गाइस IS के अकॉर्डिंगली, ठीक है, इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जो हाई वोल्टेज साइड में जो स्टेप्स रहते हैं, जो टैपिंग्स रहते हैं, वो 5 स्टेप में रहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफ़ी थॉटफुल क्वेश्चन है देखा जाए तो, ओके। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन फॉर यूनिटी पावर फैक्टर इन एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर में जो हमारे पास में आर्मेचर रिएक्शन होता है, ठीक है, तो क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, जो कि जो वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर रिएक्शन के कारण हो रहा है यूनिटी पावर फैक्टर में, ठीक है, अल्टरनेटर में, उसका जो है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अब देखिए पहला स्टेटमेंट है वोल्टेज ड्रॉप इज मैक्सिमम फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, ठीक है, ओके, ये हमारे पास में सही है क्या? नहीं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में द वोल्टेज ड्रॉप इज मिनिमम फॉर यूनिटी पावर फैक्टर, करेक्ट है। यूनिटी पावर फैक्टर पे जो वोल्टेज ड्रॉप है हमारा मिनिमम ऑब्जर्व करने को मिलता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन बी। इसी का मतलब क्या है कि जब हमारा जो लोड है गाइस प्योरली रेजिस्टिव हमारा रहता है, ठीक है, तब उस केस में जो पावर फैक्टर आपको पता है वो हमारा अप्रोच होता है क्लोज टू यूनिटी, ठीक है, क्लोज टू यूनिटी अप्रोच होता है। तो उसी केस में जो आर्मेचर रिएक्शन द्वारा जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट होता है वो हमारा कम रहता है। अब देखिए आर्मेचर रिएक्शन में आपको एक लाइन में समझा देता हूँ क्या होता है। अल्टरनेटर में हमारे पास में आर्मेचर कहाँ पे रहता है, वो रहता है हमारे पास में स्टेटर साइड में, ठीक है। फील्ड कहाँ पे रहती है, ये रहता है हमारे पास में रोटर साइड में, यहाँ पे प्लस माइनस रहता है। अब देखिए ये फील्ड क्या है, रोटेटिंग रहता है, ठीक है, फील्ड रोटेटिंग रहता है, ये एक्साइट करता है, ठीक है, ये हमारे जो अल्टरनेट आर्मेचर के कॉइल्स है उसको, ठीक है, इसमें हमारा EMF इंड्यूस होता है। अब इसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इस करंट के कारण उसकी जो खुद की और फील्ड क्रिएट करता है, और खुद की और फील्ड क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसी को डिस्टोर्ट करना चालू कर देते हैं। इसी का मतलब क्या है कि इट इज अ इफेक्ट ऑफ अ आर्मेचर करंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मशीन, ठीक है। तो जो इंट्रैक्शन होता है उसके कारण, इसके कारण हमारा डिस्टॉर्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का, और इसमें हमारा टर्मिनल वोल्टेज का चेंजेस होता है, ठीक है। तो ये बेसिक होता है हमारे पास में। तो बेसिकली जो दो तीन कॉज है उसके लिए वोल्टेज ड्रॉप में, एक तो पहला रहता है हमारे पास में आर्मेचर सर्किट वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ओके। तो कुछ ये बेसिक कॉज पता होना चाहिए आपको। तो जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो मिनिमम रहेगा यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, ध्यान दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ 220 वोल्ट DC मशीन इज 0.45 ohms, ठीक है। What is the value of back EMF when the machine functions as a motor if the full load armature current is 25 amperes, ठीक है। अब देखिए वो DC मशीन की बात करें, DC मशीन की अगर हम बात करें तो हमारे पास में मोटर भी आते हैं उसके अंदर और जनरेटर भी आते हैं। तो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कौन से केस में आपको कह रहा है करके, ठीक है। तो अब देखिए क्या पूछा गया, अगर वो मशीन एज अ मोटर करके वर्क कर रही है तो हमारा बैक EMF क्या रहेगा, ये पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। मोटर करके वर्क करिए तो क्या होगा हमारे पास में, EB इज इक्वल टू VT माइनस I इंटू RA, ठीक है। जहाँ पे RA क्या है हमारे पास में, आर्मेचर रेजिस्टेंस है, ओके, और IA जो है हमारे पास में आर्मेचर करंट है। टर्मिनल वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, माइनस IA का वैल्यू कितना है हमारे पास में 25 इंटू RA, ठीक है। RA का वैल्यू हमारे पास में 0.5, ठीक है। 0.5 इंटू 0.5 कितना होता है, देखिए 25 इंटू 0.5, इसका जो वैल्यू हमारा निकल के आता है 12.5 गाइस, ठीक है। तो अगर 220 में से 12.5 माइनस कर लेते 207.5 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। अगर आपके 220 वोल्ट के ऊपर सारे वैल्यूज रहते, जैसे मान लो 230 वोल्ट रहता, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन बी एज इट इज रहता 207.5, ठीक है। यहाँ पे 225 रहता, ठीक है,
और 235। अगर ऐसा रहता है ना तो सीधा सीधा आप आग बंद करके मार्कअप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ मोटर में, ठीक है, मोटर में ध्यान रखिएगा इसकी जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द बैक ईएमएफ। ओके, और सेम रिवर्स कंडीशन हो जाती है हमारे पास में अल्टरनेटर के अंदर, सॉरी हमारे जनरेटर के अंदर। क्लियर है? तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। स्मार्टली अप्रोच करना है कहीं कहीं पर। अगर आपको नहीं है ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो तो आपको डायरेक्टली आंसर निकालने होगा, जो कि काफ़ी आसान है। इनफैक्ट इसको बिना पेन पेपर की भी कब कर सकते हो गाइस, ठीक है। देखिए 25 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, अगर आपके उतनी कमांड है, ठीक है, तो आ जाएगा 12.5। 220 में से माइनस कर दिया डायरेक्टली 207.5। ये 10 से 15 सेकंड के अंदर आंसर आ जाते हैं। डिपेंड करता है आपके डीसी मशीन के जो फॉर्मूलेज होते हैं और आपका जो करंट का डायरेक्शन है आपके माइंड में फिक्स हो। क्लियर है? ऑप्शन बी इसका हमारे करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं हमारे पास, थोड़ा सा क्विकली जा रहा होगा जितना हम लोगों को हो सके उतना, ठीक है, ताकि हम लोग ट्राई कर सके कि एक ही सेशन के अंदर 100 क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर सके, ठीक है, विदाउट एनी मिसिंग आउट एनी फर्दर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल लेयर वाइंडिंग इन इलेक्ट्रिकल मशीन, ठीक है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है गाइस, डबल लेयर वाइंडिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल मशीन में से वो सही नहीं है, वो बोला गया, ठीक है। तो पहले हमारे पास में इट इजियर टू मैन्युफैक्चर एंड लोअर कॉस्ट ऑफ कॉइल्स, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो डबल लेयर वाइंडिंग है तो हर जो कॉइल स्पैन होता है 2 स्लॉट्स पर पोल पर फेज आता है, ठीक है, तो इसलिए जो कॉस्ट इसकी कम हो जाती है, ठीक है। देन हमारे पास में आता है इंप्रूव्ड ईएमएफ वेवफॉर्म विल बी देयर, करेक्ट है। डबल लेयर वाइंडिंग से वेवफॉर्म इंप्रूव हो जाती है, ये भी करेक्ट है। लीकेज रिएक्टेंस विल बी मोर एज मोर वाइंडिंग इज देयर, गलत है गाइस, ठीक है। लीकेज रिएक्टेंस हमारा कम रहता है, यहाँ पे मोर बोला गया इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देन हमारे पास फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग कैन बी पॉसिबल, करेक्ट, फ्रैक्शनल स्लॉट वाइंडिंग भी हमारा पॉसिबल है इस केस में। क्लियर हो चुका? ऑप्शन सी इसका हमारा करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या करें हमारे पास, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द फील्ड पैटर्न ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड इज डैश, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो फील्ड पैटर्न रहता है मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द टोरॉइड वो कैसा रहता है, ठीक है, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म रहता है, ध्यान दीजिएगा, ओके, वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म रहता है। अब देखिए टोरॉइड मतलब ये इस तरीके से जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, ठीक है, इट इज कम्प्लीटली सर्कुलर बेसिकली, ओके, यहाँ पे हमारे पास वाइंडिंग इस तरीके से, ओके। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो वैरी होती है गाइस, ठीक है, वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग एज अ बायोमास, ठीक है। क्या बताया गया, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग देयर प्रोसेसिंग एज अ बायोमास। ऐसा बायोमास करके जो हमारे पास में बाय प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है उसकी, तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो एनर्जी रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको लगाना है, ठीक है। तो पहले हमारे पास में बगास, देन हमारे पास म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, देन हमारे पास व्हीट एंड राइस स्ट्रॉ, देन आता है हमारे पास वुड पैलेट्स। तो अगर हम देखिए सबसे कम यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताया गया तो सबसे कम हमारा एनर्जी पहले हमें लेना पड़ेगा, तो सबसे पहला जो रहता है हमारे पास में वुड पैलेट्स रहता है। इसमें सबसे कम बेसिकली ये रहता है कैलोरीफिक वैल्यू रहते हैं, ये हमारा पहला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में रहता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट उससे ज़्यादा रहता है थोड़ा, ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास में दूसरा। देन रहता है हमारे पास में व्हीट एंड राइस स्ट्रॉ, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में थर्ड। एंड सबसे पास में आता है बगास, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे पास में कैलोरीफिक वैल्यू रहती है, ठीक है, ये आ जाएगा फोर्थ। तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा हमारे पास में DBCA, ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। बायोमास, ठीक है, ये हमारा रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल है जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल से हमारा निकल के आता है। क्लियर है? तो ये अब देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है हमारे पास रिन्यूएबल सोर्सेज से और इस बायोमास से वगैरह क्वेश्चन पूछे गए, तो आप इस बार भी तैयारी करें तो इस टॉपिक को अच्छी तरीके से फोकस कीजिएगा। क्लियर है? ना कि ज़रूरी नहीं कि आपको कन्वेंशनल टॉपिक से अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ये इन टॉपिक के ऊपर भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, क्योंकि टेंडर वगैरह के भी आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, फाइंड द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इफ द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 50। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको काफ़ी बार कराया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपको कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमिटर के जो गेन रहते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास में कॉमन बेस का क्या रहता है, अल्फा, विच इज वॉट, ठीक है, IC अपॉन आई, IC अपॉन आई, ठीक है। कॉमन इमिटर का क्या रहता है केस, वो रहता है बीटा, जिसका रेशियो क्या रहता है IC अपॉन IB, ठीक है। देन आता है हमारे पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का जो रहता है हमारे पास में गैमा, विच इज इक्वल टू व्हाट, I अपॉन IB, I अपॉन IB, ओके। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या रहता है, ठीक है, कॉमन बेस और कॉमन, ठीक है, अल्फा और बीटा का, वो क्या रहता है हमारे पास, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, ठीक है। और गैमा का क्या रहता है,
बीटा प्लस 1। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे बीटा का वैल्यू बता गया है, कौन सा कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर का मतलब बीटा का वैल्यू गिवन है 50। क्या पूछा गया, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन पूछा गया। हमारे पास में क्या अल्फा का वैल्यू पूछा गया। सिंपल हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा का वैल्यू कितना है 50/1 + 50। अब देखिए रिलेशन क्या निकल के थे 50/51, तो ऑब्वियसली बात है एक से कम रहेगा, तो एक तो इसका आंसर आने से रहा। ओके, तीनों ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर हमारा निकल के थे वो हमारे पास आता है 0.98। ओके, 0.98 इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Find the input capacitance for a common source MOSFET amplifier when CGS equals to 5 picofarad, CGD is equals to 3 picofarad and AV is equals to 3। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल सिग्नल मॉडल जो है कॉमन सोर्स MOSFET एम्पलीफायर का, उसका जो इनपुट कैपेसिटेंस रहता है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है ये नोट डाउन करके रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। Cin इज इक्वल्स टू CGS प्लस, ठीक है, 1 + AV इन ब्रैकेट CGD। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते। ओके, तो CGS हमारे पास में गिवन है 5 पिकोफैराड का, CGD गिवन है और AV का वैल्यू गिवन है। विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ठीक है, CGS इक्वल्स टू 5, ठीक है, प्लस इन ब्रैकेट 1 + 3 मल्टीप्लाइड बाई CGD, वो हमारे पास में 3। ओके, तो 5 + 3 + 4 × 3 यहाँ पे जाएगा 12 + 5 17 पिकोफैराड में हम लोग वैल्यू रखते हैं सी इनपुट। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट निकल के आ गया, ऑप्शन ए। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट विल बी द प्राइमरी करंट ऑफ 20 kVA 6600 वोल्ट बाय 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्टेप डाउन आइडियल ट्रांसफार्मर। प्राइमरी करंट पूछा गया है 20 kVA 6600 बाय 220 वोल्ट का। ठीक है, सिंपल है गाइस। ओके, प्राइमरी केवीए इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंडरी केवीए। हमारे पास में एस का वैल्यू गिवन है 20 kVA का, तो हम लोग आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, ये क्या रहता है हमारे पास में √3 VLIL इज इक्वल टू √3 VHIH। ओके, तो देखिए VL का वैल्यू गिवन है हमारे पास में कितना है हमारे पास में 6600 वोल्ट का। ओके, 6600। ओके, VL के वैल्यू बताया गया। उसके बाद में हमारे पास में अगर हम लोग एस के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, एस इक्वल्स टू VL × IL। ओके, तो वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 20 × 10⁻³ VL का वैल्यू है हमारे पास 6600 × IL। ठीक है, ओके, IL का वैल्यू निकल गया था हमारे पास में 3.03 एम्पियर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। सिंपल सा फॉर्मूला था। ठीक है, केवीए रेटिंग यहाँ पे बताया गया, क्योंकि देखिए केवीए रेटिंग सेम रहते हैं हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में ट्रांसफार्मर में। तो यहाँ पे जो भी हमारा करंट का जो हमारा रिलेशन निकल गया था, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी करंट निकल गया था वो रहेगा हमारे पास 3.03 एम्पियर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉस्ट एस्टिमेशन। कॉस्ट एस्टिमेशन का क्या पर्पस है, क्या कारण है, ये हमें पूछा गया। सबसे सिंपल सा है गाइस, टू प्रेडिक्ट द प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। प्रोजेक्ट में जो लागत मूल्य है, कितना हमारा खर्चा रहने वाला है, उसी को हम लोग कहते हैं, उसी के लिए हम लोग कॉस्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल है, जो भी एस्टिमेट करते हैं हमारी कॉस्ट एस्टिमेशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती है, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगती है, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ इसमें अकाउंट करनी रहती है। जिसमें हमारा आता है वेंडर का हो गया, रिस्क हो गई, कुछ फैसिलिटीज़ हो गया, कुछ मटेरियल्स और इक्विपमेंट है, लेबर का कॉस्ट वगैरह। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं, तभी जाके हमारा प्रोजेक्ट का कितना खर्चा आने वाला है, कितना एक्सपेंस होगा, ठीक है, वो हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बाकी सारे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना गाइस, सिंपल सा इसका आंसर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, इन कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, व्हेन द मोटर रीचेस टू -% ऑफ द फुल स्पीड, द सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन्स एंड कट्स आउट द कैपेसिटर फ्रॉम द सप्लाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में जब हमारी मोटर जो रीच करती है 75% ऑफ द फुल लो स्पीड, तब हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है और वो कट आउट करते हैं हमारे कैपेसिटर को फ्रॉम द सप्लाई। क्लियर है, मैंने आपको बताया था 75 to 80% वो रीच हो जाने के बाद फटाक से वो हमारा जो कैपेसिटर है वो निकल जाता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाता है, जिससे हमारा जो कैपेसिटर है वो हमारा आउट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास में मेन वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग ऐसे दो वाइंडिंग रहती है कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल जाता है।
ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहे हैं हमारे पास में, तो थ्री फेजेस आर वाई बी ऑफ अ बैलेंस्ड एसी सर्किट विद अ फेज सीक्वेंस आर वाई बी कनेक्ट इन अ स्टार. These three voltages are equal in a magnitude and displaced from one another by dash electrical degrees. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस. ठीक है, बैलेंस्ड की बात की गई है तो तीनों भी जो फेजेस रहते हैं वो हमारे 120 डिग्री डिस्प्लेस रहते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, ये तीनों का जो एंगल रहता है हमारे पास में 120 डिग्री का रहता है. क्लियर हो चुका? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस. सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहे हैं हमारे पास में, अ सीरीज आरएलसी सर्किट एज अ फॉलोइंग पैरामीटर्स. आर का वैल्यू है हमारे पास 5 ohms, एल है 0.01 हेनरी, सी है हमारे पास में 100 पिकोफैरेड 100 माइक्रोफैरेड. वोल्टेज सोर्स है हमारे पास में वी ऑफ टी विच इज इक्वल टू 100 sin 1000 टी. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर. क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू पूछा गया इज वेरी इंपॉर्टेंट है. अब देखिएगा, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू क्या रहता है, वो रहता है हमारे पास 1/r अंडर रूट ऑफ L by C. ओके, तो अभी हमारे पास जो वैल्यूज है हम लोग इसमें सारी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. हमारे पास आ जाएगी 1/r का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय L by C. L का वैल्यू हमारे पास 0.01. ठीक है, 0.01 डिवाइड बाय 100 माइक्रोफैरेड 100 इंटू 10⁻⁻6. ठीक है, इसको कंप्लीटली सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है हमारे पास 2. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में गाइस, एन आरएलसी सीरीज सर्किट हैज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ 170 किलोहर्ट्ज एंड अ क्वालिटी फैक्टर ऑफ 25. व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट. बैंडविड्थ ही पूछी गई है. ठीक है, आपको पता होना चाहिए, इसका भी फॉर्मूला होता है बैंडविड्थ इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय आता है हमारे पास में क्वालिटी फैक्टर. ओके, क्या पूछा गया हमारे पास में, बैंडविड्थ पूछी गई. ओके, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितने है हमारे पास में 170 डिवाइड बाय क्वालिटी फैक्टर है हमारे पास में 25. ठीक है, तो अराउंड ये 25 सिक्सा तो जाता ही है. सिंपल है आंसर इसका 6.80 आंसर आने वाला है. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 150 क्या होता है 150 डिवाइड बाय 25 यह आता है हमारे पास में सिक्सा. ठीक है, तो ये 175 के करीबन है, तो ये हमारे पास में इसका नियरली 7 के पास आंसर आना चाहिए. तो ये 6.8 किलोहर्ट्ज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आता है. देखिए काफ़ी कबार जरूरत ये नहीं होती कि हमारे पास न्यूमेरिकली हम लोग उसको सॉल्व कर सके, और जो अगर आपका स्मार्ट अप्रोच रहता है, बेसिक कैलकुलेशन भी अगर आपको आते ना तो भी आप इसको अच्छी तरीके से मार्कअप कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का और मूव ऑन करने से पहले बताना चाहता हूँ अगर आपने हमारा एसएससी जेईई 2024 का जो सुपर एमसीक्यू कोर्स है वो अगर आपने एनरोल नहीं किया होगा तो आप इसको एनरोल कर सकते हो. SSC 50 इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके फ्लैट 50% पे आप सिर्फ इसको 499 में कंप्लीट ईयरली पूरे साल भर के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके ये सारे जो टॉपिक्स है कवर अप होते जाएंगे. ठीक है, स्पेशल इसकी खासियत ये होती है कि हमारे पास स्पेशल टेबल्स और चार्ट रहते गए जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए. ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है. ऐसा नहीं कि हम लोग काफ़ी पूरी थ्योरी पढ़ा रहे, कुछ ही क्वेश्चन ही ले रहे, या फिर कब सिर्फ क्वेश्चन ले रहे और थ्योरी नहीं. तो जो इंपॉर्टेंट रहता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हो सके, इसलिए आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो. अगर आपको नॉन टेक्निकल का भी कोर्स है तो हमारे कोचिफाई को एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस. ओके, सो कंटिन्यू करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास. द रेंज ऑफ अ मूविंग आयन एमीटर कैन बी एक्सटेंडेड बाय यूजिंग. सेम क्वेश्चन कराया गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. अब देखिए एमीटर की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो उसके अगर हमें रेंज एक्सटेंड करने की तो हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं. ठीक है, एक शंट कनेक्ट करते हैं गाइस, कहाँ पे, पैरेलल में. ठीक है, शंट कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एन एमीटर. अब देखिए शंट की वैल्यू भी क्या रहती है, ये लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस रहता है. ये भी बात आपको ध्यान में रखना रहेगा. ठीक है, सिमिलर से अगर हम लोग बात करते हैं वोल्ट मीटर है हमारे पास में, तो इसमें हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग उसकी सीरीज में कनेक्ट करते हैं सो दैट उसकी हम लोग रेंज को बढ़ा सके. ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं शंट और मल्टीप्लायर. ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस. ठीक है, देखिए मल्टीप्लायर कनेक्टेड है ना सीरीज विद एन वोल्ट मीटर अगर रहता है तो वोल्ट मीटर की रेंज एक्सटेंड करने के लिए होता है. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है. बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सिंपल देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास में. Which of the following is used with a pressure coil to bring the flux produced by the shunt magnet exactly in quadrature with the applied voltage. ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन में से क्या यूज किया जाता है प्रेशर कॉइल के साथ में, सो दैट हमारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है शंट मैग्नेट के द्वारा वो एग्जैक्टली क्वाड्रेचर में लाया जा सके अप्लाइड वोल्टेज के. ठीक है, उस केस में हम लोग कॉपर शेडिंग बैंड का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, विच आर प्रोवाइडेड ऑन अ सेंट्रल लिम्ब. ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस. ठीक है, इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर में कॉपर शेडिंग बैंड का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं. ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ शेडेड पोल इंडक्शन मोटर इफ इन द कोर when a dash phase is applied and dash flux is generated. देखिए इसमें दो fill in the blanks बताई गई है. क्या कह रहे हैं, in a shaded pole induction motor in the core
व्हेन अ डैश फेज इज अप्लाइड एंड डैश फ्लक्स इज जनरेटेड। तो कौन सा फेज अप्लाई करने के बाद कौन सा हमारे पास फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है। तो सिंगल फेज अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस जनरेट होता है गाइस, सिंपल है, ठीक है। सिंगल फेज अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिंग फ्लक्सेस जनरेट होता है, कहाँ पे, शेडेड पोल इंडक्शन मोटर में। ओके, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए जो क्वेश्चन डेवलप किया गया ये आपका कंप्लीटली थ्योरी के बेस्ड डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए आपको जो बेसिक फंडामेंटल्स है क्लियर होना चाहिए गाइस इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, क्लियर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द एक्सप्रेशन फॉर आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फॉर अ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म इज व्हाट, ठीक है। ये एक हमारा एक सेशन है गाइस, फर्स्ट या फिर 2, उसमें हमने सारे के सारे जो वेव फॉर्म्स रहते हैं ट्रायंगुलर, हाफ वेव, ठीक है, हाफ वेव फुल्ली रेक्टिफाइड और स्क्वायर वेव हो गया, ठीक है, साइनोसाइडल हो गया, तो उसके हमने आरएमएस और एवरेज वैल्यू के सारे वैल्यूज फॉर्म फैक्टर से लेके सारे हमने बता रखे। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ पूछा गया करंट फॉर अ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, ठीक है। तो आ रहता है हमारे पास में IMAX डिवाइड बाय √3। ऑप्शन डी इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है, सिंपल है। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। अब इसी के साथ आपको स्क्वायर वेव का भी पता होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, फॉर्म फैक्टर क्या रहेगा स्क्वायर वेव फॉर्म का, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, इन अ 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम विच आर द फॉलोइंग विल होल्ड ट्रू, ठीक है। 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट रहेगा, जहाँ पे फाई जो है हमारा एंगल है बिटवीन फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, ठीक है। 3 फेज बैलेंस स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, क्या, एंगल बिटवीन लाइन करंट एंड करस्पॉन्डिंग लाइन वोल्टेजेस 30+5 फॉर लैगिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। ये जरूर ध्यान दीजिएगा, 3 फेज का आपको पूरा जो लाइन वोल्टेज और लाइन करंट का जो फेजर एंगल रहता है गाइस, ठीक है, कौन सा लीड करता है कौन सा लैग करता है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए गाइस। और वो भी कौन से कंडीशन में, अगर लैगिंग है या फिर लीडिंग है। अभी आपको क्या पता है, जो हमारे पास फेज एंगल है यह 30+5 है, ठीक है, लैगिंग कंडीशन में, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्लियर है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। और साथ ही साथ जो हमारा लाइन वोल्टेज रहता है वो लीड करता है फेज वोल्टेज को बाय 30 डिग्री, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कबार बनता है गाइस। क्या मैंने कहा कि जो लाइन वोल्टेज है लीड करता है फेज वोल्टेज को कितने डिग्री से, 30 डिग्री को। लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज जो है, ठीक है, लाइन वोल्टेज लीड करता है किसको, फेज वोल्टेज को बाय 30 डिग्री, और जो फेज वोल्टेज रहता है, ठीक है, वो लीड करता है लाइन करंट को बाय 5 डिग्री से, ठीक है, 5 एंगल से, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा निकल के आता है ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर मार्क करके लिखा, और इससे रिलेवेंट आपको थियरी भी पढ़ना होगा। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन कर, फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्शन अक्रॉस द ए एंड बी ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। सिंपल है गाइस, इसको हम लोग जस्ट लाइक रेजिस्टेंस किस तरीके से हम लोग एडअप करते हैं उसी की तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 हेनरी और यहाँ पे 1 हेनरी है, तो इसका इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 4 हेनरी। ओके, सर्किट किस तरीके से आएगा, हम लोग देखिए इसको एलिमिनेट करते, इसको डायरेक्ट करके इसकी जो वैल्यूज है हम लोग लिख लेते हैं 4 हेनरी करके। ओके, अब देखिए यहाँ पे 12 और ये 4 हमारे पास में पैरेलल आ जाएगा, तो 12 पैरेलल 4 क्या आ जाएगा, 12 × 4 अपॉन 12 + 4 विच इज 16, ठीक है। ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 हेनरी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समझ लो एक सर्किट हमारा कुछ इस तरीके से आएगा फाइनल। ओके, ये आएगा हमारे पास में 3 हेनरी, यह आएगा हमारे पास में 5 हेनरी, यह आ जाएगा हमारे पास 15 हेनरी, ठीक है। 15 + 5 20 + 3 विच इज 23 हेनरी। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल गया था। जस्ट लाइक जो हमारा रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल होता है उसी तरीके से इंडक्टेंस में भी ये होता है गाइस, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल गया था। अगर आपको कुछ इस तरीके से सर्किट दिया गया है, ठीक है, और इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस पूछा गया, तब जाके वो हमारा वैल्यू चेंज होता है। इसका टोटल इक्विवेलेंट जो होता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ इसके जो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है उसको भी हमें कंसिडरेशन लेना रहता है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी रहेगी, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास, विच इज द फॉलोइंग डिफाइंस द यूज ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है इलेक्ट्रिक केटल में, जो हम लोग पानी गर्म करने के लिए यूज करते हैं ना इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है। तो थर्मोस्टेट क्या करता है, वो सेंस करता है। इट इज यूज टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द हीटिंग एलिमेंट वंस द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर रीच्ड, ठीक है। अगर मान लो आपने 100 डिग्री सेट करके रखा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट करके रखा है, जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जो पानी का टेम्परेचर है वो सेंस हो जाता है थर्मोस्टेट के द्वारा, तो वो क्या करता है डायरेक्टली जो कटआउट है उसको ओपन कर देता है, और जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है हीटिंग कॉइल में से उसको बंद कर देता है। अब क्योंकि हमारे हीटिंग कॉइल में से करंट फ्लो बंद हो गया, तो हमारा जो आगे जो फर्दर टेम्परेचर बढ़ने वाला था वो हमारा रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थर्मोस्टेट का बेसिक वर्किंग होता है, ठीक है। सिंपल है, वो टेम्परेचर सेंस करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ऐसा भी हम लोग इसको कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास, इन एन इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस द इलेक्ट्रिक गीजर कॉइल्स आर मेड अप ऑफ डैश। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में जो इलेक्ट्रिकल गीजर कॉइल्स रहते हैं वो किसके बने रहते हैं गाइस। ठीक है, वो बने रहते हैं हमारे हाई रेजिस्टेंस मेटल के। ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर की बात करें तो उसमें जो मेजर ड्रॉप होता है हमारे पास I² ड्रॉप होता है, उसी के कारण जो हीट जनरेट होती है उसी का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट वो हमारा पानी या फिर जो भी हम लोग पर्टिकुलर एप्लीकेशन है उसको हम लोग गर्म कर सके। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, और उसमें जो है हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है। क्लियर है, और इसके एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे कि नाइक्रोम है। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है नाइक्रोम। ओके, क्लियर हो चुका। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नॉट बेस्ट क्वेश्चन आ चुका गाइस, फिर से इनकरेक्ट बेस्ट क्वेश्चन है। विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू द एप्लीकेशंस ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर के एप्लीकेशंस में से कौन सा दिए गए स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट है, जो कि गलत है, ये हमें पूछा गया। पहले हम लोग देखते हैं, दे आर यूज्ड इन अ पावर हाउस एंड सब्सटीट्यूशन इन पैरेलल टू द बस बार टू इंप्रूव द पावर फैक्टर। करेक्ट है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम लोग उसको नो लोड कंडीशन में चेंज लगाते, जिससे हम लोग पावर फैक्टर का जो हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। अब देखिए पावर फैक्टर भी किससे कंट्रोल होता है, ये हमारा एक्साइटेशन जो रहता है उसको चेंज करने के बाद पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। देन हमारे पास में दे आर यूज्ड टू रेगुलेट द वोल्टेज एट द एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। वेरी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन में भी वो भी यूज होता है। देन हमारे पास में दे आर यूज्ड इन अ फैक्ट्रीज हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडक्शन मोटर ऑपरेटेड एट लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए मुझे बताइएगा, क्या इंडक्शन मोटर जो भी ऑपरेट होते हैं फैक्ट्रीज में, क्या वो लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होते हैं, क्या नहीं, वो लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दे आर यूज्ड इन अ लार्ज लोड वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। करेक्ट, सिंक्रोनस मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, जिसका वैल्यू क्या रहता है NS इज इक्वल टू 120 इंटू F/P। तो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन होती है। मान लो यहाँ पे 1500 RPM का उसका रोटर स्पीड है जो हमारा कैलकुलेट है, तो 1500 RPM पे ही क्लोज टू एकदम हार्डली बेयरली 1-2 RPM का फर्क पड़ता है, तो 1500 RPM पे ही वो रोटेट होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है, तो कंपेंसेशन फॉर अ लाइट लोड इज डन बाय यूजिंग अ मेटालिक स्ट्रिप प्रोवाइडेड बिटवीन द डैश। ठीक है, तो जो कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है लाइट लोड के लिए, ठीक है, ये हमारा प्रोवाइड किया जाता है मेटालिक स्ट्रिप, जो कि प्रोवाइडेड रहती है कहाँ पे, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ये रहती है सेंट्रल लिम्ब ऑफ द शंट मैग्नेट एंड द डिस्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है गाइस मेजरमेंट से है, ये मेजरमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्लियर है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो देखिएगा क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू इन रिगार्ड्स टू द ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से जुड़े कुछ यहाँ पे हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स बताए गए, तो कौन सा इसमें से या फिर 1 या 2 या फिर तीनों भी सही है या नहीं है, या हमें क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, अब देखिए 1 बाय 1 हम लोग तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते। कॉमनली नोन एज ऑटो ट्रांसफार्मर, वेरिएक इज यूज्ड इन लैबोरेटरीज एंड साइंस लैब्स। करेक्ट है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में एक सिंगल वाइंडिंग रहती है। ठीक है, एक सिंगल वाइंडिंग रहती है, उसी को हम लोग कहते हैं वेरिएक, जो लेबोरेटरीज में वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए और लेबोरेटरीज में या फिर हम लोग कहेंगे साइंस लैब्स में उसका इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आई एम 100% श्योर, अगर आपने आपके ग्रेजुएशन में डिप्लोमा में ये जो प्रैक्टिकल्स वगैरह की होगी तो एक छोटा सा ऐसा राउंड वेरिएक आपने देखा होगा, उसी को हम लोग कहते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने आपके लिए इमेज ला के रखी गई, ये होता है हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, आप एक सेम सिंगल शाफ्ट रहता है, इसको हम लोग रोटेट कर देंगे, जिसके कारण हम लोग वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। देन है हमारे पास में एन ऑटो ट्रांसफार्मर शुड हैव अ स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन यूज्ड इन अ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में स्मॉल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग उसको ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज टू रेज द वोल्टेज इन एन एसी फीडर एंड इज नोन एज द बूस्टर। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो है वो हम लोग वोल्टेज बढ़ाने के लिए एसी फीडर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एज अ बूस्टर करके भी कहते हैं, तो वो भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए, विच इज 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि हमने कहाँ पे अपलोड किया गया, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज पे अपलोडेड है। अगर आप इसी तरीके से जो इंटरेस्टिंग पोस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिएगा। काफ़ी हाई डेफिनेशन इमेजेस के साथ हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट रिगार्डिंग टू द इलेक्ट्रिक लेंचिंग पोस्ट करते रहते हैं, ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा अगर आप इसको यूज़ करते हो तो। ठीक है, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर कनेक्टेड टू द गियर बॉक्स एंड जनरेटर बॉक्स रिस्पेक्टिवली इन हॉरिजॉन्टल टाइप विंड टर्बाइन। हॉरिजॉन्टल टाइप विंड टर्बाइन में इनमें से कौन से कंपोनेंट जो है कनेक्टेड रहते हैं गियर बॉक्स को और जनरेटर बॉक्स को, तो देखिएगा उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास लो स्पीड शाफ्ट एंड हाई स्पीड शाफ्ट।
ओके, एक पूरा 3D मॉडल के साथ मैंने इसका जो है सेशन ही पढ़ा रखा है गाइस। अगर आपने उसको नहीं देखा होगा तो जरूर जाके देखिएगा इसका, हमारे विंड टर्बाइन का। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, सो बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पे जो नोड वोल्टेज बताया गया है वी, ओके, इसका हमें वैल्यू पूछा गया। कैसे लगा सकते हैं इस नोड ए पे, तो हमारे पास में इसका इक्वेशन क्या बनेगा, -I1। अगर हम देखिए इसके करंट के डायरेक्शन पे अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये होता है हमारे पास में I1, ठीक है। यहाँ से करंट जा रहा है मान लो ये I2, ओके, और यहाँ से जो करंट फ्लो है, ठीक है, ये हमारा I3। इसको अगर हम लोग कैसे लगाते तो ये इसका इक्वेशन क्या आएगा, -1 प्लस I2 माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे 5 एम्पियर का करंट सोर्स है तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -5 प्लस I2 का क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे नोड वोल्टेज कितना है V और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 1 ओम्स का, डिवाइड बाय 1 प्लस I3 का वैल्यू कितना है, वोल्टेज कितना है हमारे पास में 2 है, ठीक है। अब देखिए गाइस, यस ये राइजिंग है इस तरीके से, ओके, बट लेकिन यहाँ पे टर्मिनल्स को ऐसे माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा V माइनस ऑफ -2, ठीक है, V माइनस ऑफ -2 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास 1 विच इज इक्वल टू 0। इन कंप्लीट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल आपके पास बचता है गाइस, जिसका वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू निकल के आता है 1.5 वोल्ट। क्लियर है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड रीजन फॉर रिजेक्टिंग अ लोअर बिड। इनमें से कौन सा एक रीजन है, ठीक है, जो हमें बताता है कि हम लोग जो लोअर बिड्स है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स अ वैलिड रीजन फॉर रिजेक्टिंग अ लोअर बिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है बिडर हैज नॉट साइंड, लैक ऑफ सफिशिएंट अपोजिशन, अनरीजनेबल कंपनसेशन इज रिसीव, ठीक है। तो तीनों भी रीजन हो सकते हैं कि अगर हम लोग लोवेस्ट बिड को रिजेक्ट कर सके, ठीक है। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है, ठीक है। ये टेंडर से रिलेटेड काफी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, जरूर इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी पूछा था, अगर जिन लोगों को टेंडर से जुड़े हुए क्वेश्चन को चाहिए होगा तो उसका सेपरेट सेशन अगर आप चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ठीक है। ओके, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है अबाउट पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। तो पहला है हमारे पास में, तो टॉर्क टू वेट रेशियो इज हाई विच गिव्स हाई एक्यूरेसी। ओके, तो देखिएगा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा एडवांटेज है और ये हमारा एक करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो टॉर्क टू वेट रेशियो रहता है वो हमारा हाई रहता है, जो हमें हायर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट टाइम अब देखिए इनकरेक्ट पूछा गया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास में सिंगल इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल डिफरेंट करंट वोल्टेजेस रेंजेस बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग इसको नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा इसका लीनियर और यूनिफॉर्म स्केल रहता है, ओके। और हम लोग डिफरेंट वोल्टेज और करंट रेंजेस को हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर लगा के जो है हम लोग नहीं यूज कर सकते। और ये पीएमसी इंस्ट्रूमेंट सिर्फ और सिर्फ डीसी या फिर एवरेज डीसी वैल्यू ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा पहला। देन हमारे पास में गाइस कि द स्केल इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड, करेक्ट है। यूनिफॉर्म स्केल रहती है, ये तो आपको पता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। कि जो कंट्रोलिंग टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है थीटा से। एंड देन आता है हमारे पास में जो कॉस्ट ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट से लोअर देन दैट ऑफ अ मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट, ये कहा गया। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, इसकी कॉस्ट हमारा ज़्यादा होती है मूविंग आयन इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या निकल के आता है, ऑप्शन डी विच इज ओनली 2 and 4 आर द इनकरेक्ट रिगार्डिंग टू द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया गाइस, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ ऑफ अ वायर डायमीटर 40 mm एंड अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ 3.14 × 10⁻⁻⁴ ओम मीटर्स, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिस फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस पर मीटर लेंथ आपको पूछेगी, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρL/A, ओके। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ही क्या होता है, ये होता है हमारे पास में रो, ठीक है। डायमीटर इसका है 40 mm। अब देखिएगा एरिया क्या रहता है हमारे पास में, एरिया इज इक्वल टू πr², ओके। अब क्योंकि डायमीटर हमारा जो है 40 mm है तो हम लोग रेडियस को 20 mm कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पाई का वैल्यू कितना है 3.14 ये हो जाएगा, ठीक है, इंटू 20 इंटू देखिए mm है इसलिए 10 मीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 10⁻⁻3, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका। हम लोग सारी वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस फॉर्मूला में, आंसर हमारा काफ़ी आसानी से निकल के आता है, ठीक है। रो का वैल्यू गिवन है 3.14 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय, ठीक है, पर यूनिट लेंथ हमें पूछा गया तो हम लोग पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, पर मीटर लेंथ, ठीक है। तो जो एल का वैल्यू रहेगा हमारा वो रहेगा 1 इस केस में, ठीक है। इसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते, नहीं भी कहे तो भी चलेगा। डिवाइड बाय हम लोग क्या करते हैं ए से, तो ए का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए इसका एक खासियत है कि 3.14 × 20 ×
10⁻⁻3। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज बताई गई है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो रही है एक दूसरे के साथ। ओके, इस तरीके से वैल्यू डिजाइन की गई है। ओके, तो क्लियर हो चुका। 1/2, ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर होगा, इसकी पाई आर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर निकल के आता है। ठीक है, तो इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हो, काफ़ी सिंपल है। 10⁻⁻4 ऊपर है, ठीक है, डिवाइड बाय हम लोग इसको देखिए यहाँ पे 20 × 10⁻³ है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 400 × 10⁻⁻6। ओके, तो यहाँ पे 10⁻⁻4 है, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं फिर उसके ऊपर लेके जाते तो देखिए क्या होता है 10⁻⁻4 इंटू 10⁻, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में +6 डिवाइड बाय जाता है हमारे पास में 400। ठीक है, तो इसमें आता है 10⁻² डिवाइड बाय 400। ठीक है, तो 1/4 इसका वैल्यू आ जाता है। सिंपल है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। काफ़ी बेसिक मैथमेटिक्स को ही आप इंप्लीमेंट करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय करंट इन वन कॉइल दैट लिंक्स टू अनदर कॉइल इज कॉल्ड एज डैश। ठीक है, एक कॉइल है हमारे पास मैग्नेटिक, ठीक है, इसका जो है जो मैग्नेटिक फ्लक्सेस है, क्या कह रहा है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन फ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस बाय करंट इन वन कॉइल। ठीक है, इसमें कॉइल में करंट फ्लो है, मान लो कॉइल L1 है, इसमें जो करंट फ्लो है, ठीक है, इसके कारण जो है कुछ फ्लक्सेस हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ फ्लक्सेस जो है ना, ये इस दूसरी कॉइल के साथ लिंकअप होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसका वैल्यू क्या रहता है हमारे पास में K, विच इज इक्वल टू व्हाट, m√L1 × L2। ये ध्यान देगा। ठीक है, इसमें भी आपको एक ध्यान में रखना होगा, K का वैल्यू रेंज करता है 0 से लेके 1 के रेंज में। ठीक है, ओके, अगर K का वैल्यू हमारा लेस देन है 0.5 से, तो हम लोग उसको कहते हैं वो लूजली कपल्ड है। ठीक है, K का वैल्यू जो है अगर हमारा ग्रेटर देन होता है हमारे पास 0.5 से, तो हमारा रहता है, ठीक है, वो टाइटली कपल्ड है करके। ठीक है, और K का वैल्यू अगर हमारा 1 होता है, ठीक है, इस केस में, तो हमारा हम लोग कहेंगे कि जो मैग्नेटिकली टाइटली कपल्ड है करके। क्लियर है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तीनों भी वैल्यूज ध्यान में रखने रहेंगे। ठीक है, और ये जो M रहता है ये क्या रहता है हमारे पास में, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों कॉइल्स के बीच का। क्लियर है, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। क्लियर है गाइस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। सो बढ़ते गाइस अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ अ सिंगल कोर केबल वर्किंग ऑन अ 100 kV सिंगल फेज सिस्टम एंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द डायलेक्ट्रिक इज नॉट एक्सीड टू द 50√2 kV/cm। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर मार्क करेंगे। अगर हम लोग बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ए एंड अबव लेवल के लिए। अभी हमें क्या पूछा गया है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ अ सिंगल कोर केबल, ठीक है, जो 100 kV पे हमारा वर्क करेगा सिंगल फेज सिस्टम के अंदर। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए हम आपको एक इमेज प्रेजेंट करते हैं जो जिसके कारण आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है ये मेजर कोर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो सर्कल है ये है हमारे पास में किस कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर। ठीक है, ये जो आपको ब्लूइश कलर का जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है, जो शेड आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक, इसको हम लोग कहते हैं डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, और जो ऊपर की आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो दो इसके बीच का जो स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं शीथ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो चुका है यहाँ तक के। ठीक है, ये बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन है सिंगल कोर केबल का। अभी देखिए इसमें जो एक रेडियस रहता है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट, ये हो गया इसका रेडियस, ठीक है, आर, स्मॉल आर। ठीक है, और यहां से यहाँ तक के जो रेजिस्टेंस ये हम लोग उसको कहेंगे कैपिटल आर। ठीक है, इट इज व्हाट, इट इज अ कैपिटल आर। ओके, क्लियर हो चुका। अब देखिए इस पॉइंट से यहां तक के आउटर मोस्ट सरफेस तक के जो हमारे पास स्ट्रेस का रेशियो रहता है, या फिर हम लोग कहेंगे स्ट्रेस का जो चेंजिंग रहता है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। ठीक है, आई चेंज, देखिएगा जो जी मैक्स का जो वैल्यू है, जी मैक्स टू जी मिन, इस तरीके से हमारा स्ट्रेस जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारे पास में जी मैक्स, ठीक है, और ये पॉइंट हो गया हमारे पास में इसमें इस पॉइंट ऑफ ये में जी मिनिमम हो गया। ओके, क्लियर है, ये हमारे पास में इसका रेडियस। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या पूछा गया, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ सिंगल कोर कंडक्टर निकालना है। सारी वैल्यूज हमारे पास बताई गई, तो एक टर्म आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ रेडियस। ठीक है, मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ रेडियस के लिए आर का जो वैल्यू है ये क्या रहता है हमारा, ठीक है, कैपिटल आर। ये जो हमारे पास क्या कैपिटल आर है, इसका वैल्यू क्या रहता है स्मॉल आर ई के बराबर। अब देखिए स्मॉल आर ई भी क्या है, ठीक है, ये हमारे पास में रेडियस ऑफ द कंडक्टर।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास आर ई। ओके, क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आर जो है इनर रेडियस ऑफ द शीट है, ये जो आर है ये इनर रेडियस ऑफ द शीट है, ठीक है, और जो आर ई है, ठीक है, वो है हमारे पास में रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ओके, यहाँ पे जो जी मैक्स का वैल्यू है, इसी के साथ एक फॉर्मूला आता है जी मैक्स, ठीक है, ये जी मैक्स का वैल्यू क्या रहता है, ठीक है, ये रहता है हमारे पास कैपिटल वी बाय स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल वी बाय स्मॉल आर। जी मैक्स क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि 1 by 1 सारे टर्म्स आप पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। व्हाट इज जी मैक्स? इट इज अ मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ऑन द केबल, मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेस ऑन अ केबल, ऑन अ केबल। क्लियर है? यहां तक आपको क्लियर हो चुका। और वी जो रहता है हमारा पोटेंशियल रहता है हमारे कंडक्टर का विथ रिस्पेक्ट टू शीट, ठीक है। वी क्या है हमारा पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू शीट है गाइस, ठीक है, क्लियर हो चुका है यहाँ तक। अभी देखिए वीएल का वैल्यू हमारे पास में सारे वैल्यूज गिवन है, हम लोग 1 by 1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसके आंसर्स निकालते। वीएल का वैल्यू कितना है हमारे पास में 100 kV। ओके, जी मैक्स का वैल्यू कितना गिवन है? ओके, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस कितना है हमारे पास? मैक्सिमम है हमारे पास 50√2 kV/cm, ठीक है। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो चुका। देन हमारे पास में फेज वोल्टेज कितना आएगा? VPH मैक्सिमम, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते थे √2 से, ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास? √2 मल्टीप्लाइड बाय 100 kV। ओके, यहां तक ये वैल्यू आ चुकी है। अब इससे हम लोग आर का वैल्यू निकालते गए, स्मॉल आर का। ओके, स्मॉल आर का वैल्यू क्या आएगा? V डिवाइड बाय, देखिए ये स्मॉल आर का वैल्यू क्या आएगा? V डिवाइड बाय जी मैक्स, ओके, विच इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, √2 × 100, ये आ गया हमारे पास V का वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय जी मैक्स, ठीक है। तो जी मैक्स का वैल्यू कितना है? ठीक है, 50√2। ओके, इसका वैल्यू निकल के आता है √2 × 100 डिवाइड बाय 50√2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ओके, ये क्या आ गया हमारे पास में? R का वैल्यू निकल के आ गया। ओके, अब देखिए इसका इकोनॉमिकल साइज एक सिंगल कोर केबल है, ठीक है, इसलिए इसका डायमीटर क्या हो जाएगा? R × 2 विच इज व्हाट? 2 × 2 विच इज 4 सेंटीमीटर। ओके, साइज पूछा क्या है, इसलिए हमें ऐसा नहीं कि रेडियस आपको बताना है, साइज क्या रहेगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था, ठीक है, कंप्लीट जो डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का, वो जो हमारा रहेगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर हो चुका। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर आप अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करो तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जी जो रहता है ये रहता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द कंडक्टर विद अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, इसको आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए गाइस। ओके, क्लियर हो चुका। आंसर क्या है हमारे पास में? 4 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास में? व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द वोल्टेज रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। आई का वैल्यू गिवन है I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी एंड E का वैल्यू गिवन है E0 कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस π/3। ओके, दो इक्वेशंस बताए गए गाइस, इसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए आई का जो वैल्यू है हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है, कॉस के इन टर्म्स अगर हम लोगों को लिखना रहा। ओके, तो देखिए अगर हम लोगों को इस इक्वेशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना रहा, ठीक है, तो हम लोग इसमें प्लस माइनस π/2 भी ऐड करते तो कोई इशू नहीं होगा। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस हमने क्या किया π/2। क्लियर हो चुका। इसको अगर हम फर्दर लिख सकते हैं I0 साइन ऑफ, ठीक है, π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस π/2, इसको अपने ब्रैकेट में लिख लिया। अब क्योंकि पता है हमें कि साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगेन जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा I0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। इसी का मतलब क्या होगा? देखिए ये जो π/2 है, ठीक है, ये π/2 यहाँ पे हो गया। x का वैल्यू क्या हुआ यहाँ पे? ये ओमेगा टी माइनस π/2 हुआ, ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है? कॉस ऑफ x, ठीक है। तो कॉस यहाँ पे लिख लिया, x का वैल्यू जो था ये था हमने एज इट इज लिख लिया यहाँ पे। क्लियर हो चुका। ये जो है इसकी कंप्लीट आई चेंज द कलर। ओके, ये जो वैल्यू है इट इज वैल्यू ऑफ x, ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ चुकी है, हमारी x की वैल्यू, ये हमारा आया इक्वेशन I का, ठीक है। अब देखिए दोनों का हमारे पास डिफरेंस आ चुका है, I का भी वैल्यू गिवन है और E का वैल्यू हमारे पास गिवन है E0 कॉस ऑफ, ठीक है, ओमेगा टी प्लस π/3। दोनों का डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं π/3 माइनस π/2, ठीक है, डिफरेंस आता है 5π/6।
ठीक है 5π/6 ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि एक साइन वेक्टर में था और एक था हमारे पास में कॉस वेक्टर में। ओके, इसलिए हमारे पास इसको दोनों का हमने एक ही इसमें लेके आए कॉस के टर्म्स में और हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया, फेज डिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, बढ़ते अभी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास, 400 वाट 100 वोल्ट बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस 50 वोल्ट सोर्स, द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब इज व्हाट। कितना करंट ड्रॉ कर रहा है ये हमें निकालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना होगा, जो हम लोग निकालेंगे V²/P इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, P = क्या होता है V²/R। ठीक है, या फिर हम लोग पावर ड्रॉप क्या निकालते हैं I² × R। क्लियर है यहाँ तक के। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा V², V का वैल्यू कितना है 100 × 100, 100 का स्क्वायर है गाइस। ठीक है, डिवाइड बाय वाटेज कितना है 400 है, ये आ जाएगा 400, 1 आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 25। R का वैल्यू है 25 ओम। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका। ठीक है, रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज हमारे पास बताया गया है 50 वोल्ट का सोर्स है। अब देखिए यहाँ पे रेटेड बल्ब का नहीं लेना है, बल्ब का रेटेड वोल्टेज नहीं लेना है, कितने वोल्ट के अक्रॉस हमने कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, वो लेना है। तो हमारे पास में करंट का वैल्यू कितना आएगा 50 / 25 विच इज 2 एम्पियर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आता है। क्लियर है, ये आपको समझना होगा। ओके, और एक चीज़ बताना चाहता हूँ गाइस, अगर आपको ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। कोई भी अगर आपको क्वेरीज होती है बैचेस से रिलेटेड, अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो गाइस। आपका नाम और आपका स्टेट प्लीज मेंशन कीजिएगा व्हाट्सएप करते वक्त। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छी तरीके से पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना होगा और हमारे सेशन को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा गाइस। ठीक है, एक एक आपका सब्सक्रिप्शन काफ़ी हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो एक आपका सब्सक्रिप्शन हमें देखिए गाइस इस तरीके से। अभी देखिए रिसेंटली जो हमने सेशन आपको प्रोवाइड किए, ठीक है, काफ़ी हमारा आपका रिस्पांस देखे हम लोग इसको कंटिन्यू किए। ठीक है, तो आप जितना आपको सब्सक्रिप्शन बढ़ाओगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली जो हम लोग देखते हैं, अगर हमने आज सेशन रिलीज किया तो कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया सेशन को देखने के बाद। ठीक है, तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है कि और कंटेंट आपके लिए लाया जाए। ठीक है, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। ठीक है, तो आप जितना आपका रिस्पॉन्स दिखाओगे उतनी ताकत से हम लोग आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, कैपेसिटर दैट स्टोर्स एनर्जी ऑफ 8 joules and has a capacitance of 1 farad has a potential difference of dash across it। सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस। ठीक है, कैपेसिटेंस है एक 8 जूल का एनर्जी स्टोर कर रहा है, उसका कैपेसिटेंस है 1 farad, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस कौन से इसमें स्टोर करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ CV²। हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते गाइस, लेकिन ये तो हो गया बेसिक सा फॉर्मूला। अब आपको एक चीज़ पता है क्या कि क्या हमारे पास कैपेसिटेंस गिवन है। जी हाँ, कैपेसिटेंस का जो वैल्यू गिवन है, ओके, हमें वोल्टेज का वैल्यू निकालना होगा। ओके, हम लोग आसानी से निकाल सकेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 8 = 1/2 इंटू सी का वैल्यू है 1 इंटू V²। ठीक है, तो 2 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 16 = V²। ठीक है, तो V का बट ऑब्वियसली बात है 4 वोल्ट आंसर हमें। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डीसी सर्वो मोटर। डीसी सर्वो मोटर के इसमें से कौन सी डिजायरेबल प्रॉपर्टी है ये पूछा गया, तो वो है हमारा लेस इनर्शिया। ठीक है, देखिए लेस रोबस्ट और स्लो रिस्पॉन्स, बिग साइज ऑफ द मशीन या डिजायरेबल नहीं है। लो इनर्शिया होना चाहिए, एक डिजायरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका जो टॉर्क टू वेट रेशियो भी ज़्यादा होना चाहिए, एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा होना चाहिए, टॉर्क कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, लेस इनर्शिया इज नॉट लेस इनर्शिया इज अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। बढ़ते भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास में, तो ओमिक लॉस ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल बिकॉज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ओमिक लॉस ड्यूरिंग द ओपन सर्किट टेस्ट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग जो ओमिक लॉस है उसको नेग्लिजिबल क्यों कंसिडर करते हैं, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इट इज जस्ट बिकॉज कि दैट ओमिक लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अप्लाइड करंट विच इज लो इन ओपन सर्किट। अब क्योंकि पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा करंट लो रहता है, ओके, और अब वो हमारा ओमिक लॉस R² लॉस, जिसको हम लोग I² लॉस कहते हैं, ये भी हमारा कम रहेगा, इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, सिर्फ आपको इतने बड़े स्टेटमेंट्स देके डर नहीं जाना है गाइस, काफी सिंपल है। शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट टेस्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द बंडल कंडक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर स्टैंडर्ड कंडक्टर्स, द बंडल टुगेदर टू इंक्रीज द डैश। ठीक है, द बंडल कंडक्टर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स और स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये एक स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया, ये स्टैंडर्ड कंडक्टर दूसरा हो गया, इस तरीके से इसको हम लोग बंडलिंग करते हैं तो हमारा बंडल कंडक्टर्स फॉर्म होता है। ठीक है,
तो ये जो बंडल किए जाते हैं इसके कारण क्या इंक्रीज होता है, इसके कारण जो है हमारा उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट द बैंडविड्थ ऑफ द सीआरओ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच गेन ऑफ अ डैश। द बैंडविड्थ, देखिए बैंडविड्थ मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको समझाओ तो वो होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ ऑफ द सीआरओ इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी और विच द गेन ऑफ वर्टिकल एम्पलीफायर इज विद इन 3 डेसिबल ऑफ द मिड बैंड फ्रीक्वेंसी गेन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बैंडविड्थ ऑफ द सीआरओ से जुड़े हुए और क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि सीआरओ को अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा, चाहे जितने उसका डिटेल हो आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि अभी हर एक एग्जामिनेशन 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपको पूछा था कितने लोगों को सीआरओ का सेशन चाहिए, इफ़ यू वांट मुझे बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, क्या कह रहा है हमारे पास, व्हाट विल हैपन विद अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दैट हैज अ शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के साथ क्या होगा जिसमें शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर है। ठीक है, तो वो हमारी रन नहीं होगी। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जिसमें शॉर्ट सर्किटेड कैपेसिटर है तो वो मोटर रन ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिनिमम 2 जो रहते गाइस, ठीक है, 2 फील्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल ही इसलिए करते हैं कि हम लोग एक फेज डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर सके। क्रिएट है, वही अगर नहीं रहेगा तो इट विल नॉट रन, एज सिंपल एज दैट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने टर्मिनल्स रहते हैं सर्वो मोटर्स के अंदर। हाउ मेनी टर्मिनल्स डज सर्वो मोटर कंटेन्स। ठीक है, हाउ मेनी टर्मिनल डज अ सर्वो मोटर कंटेन, तो उसके अंदर रहते हैं हमारे पास 3 टर्मिनल्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओके, पावर, ग्राउंड और सिग्नल, ये रहते हैं। कौन से लिख के रखिएगा, पावर, ग्राउंड एंड सिग्नल। ठीक है, power, ground and signal, these 3 are the terminals. Option D will be the correct answer in this case. बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डैश एंड द डैश। डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है पीएन जंक्शन डायोड का, ठीक है, वो बढ़ जाता है किसके कारण, मीन लाइफ टाइम माइनॉरिटी कैरियर्स के कारण और डायोड करंट के कारण। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, लेकिन एक यूनिक क्वेश्चन है, इसको भी आप राइट डाउन करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या कह रहा है हमारे पास क्वेश्चन, द वोल्टेज अक्रॉस द इंपेडेंस Z इज 100 एट एन एंगल ऑफ 15 वोल्ट एंड द करंट थ्रू द Z इज 20 एट एन एंगल ऑफ -45 एम्पियर्स। फाइंड द रिएक्टिव पावर Q। रिएक्टिव पावर Q हमें पूछा गया है। ठीक है, Q क्या होता है गाइस, ठीक है, Q इज VI साइन ऑफ फाई। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग इसका डिफरेंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो वोल्टेज और इसका, अगर देखिए फाई है या फिर थीटा है, हम लोग कहेंगे तो उसका डिफरेंस रहेगा जो वोल्टेज में से। ठीक है, वोल्टेज का डिफरेंस V माइनस हमारा थीटा रहेगा करंट का डिफरेंस का। ठीक है, तो वोल्टेज हमारे पास गिवन है, कितना है हमारे पास 100। ठीक है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये जो होता है कैसे इसका एम्पलीट्यूड होता है 100 और 20 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ। ठीक है, दोनों का फेज डिफरेंस कितना है हमारे पास में 15 माइनस ऑफ -45। ठीक है, ओके, तो साइन ऑफ f 60 आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा, ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली साइन 60 का वैल्यू निकल के आता है वो √3/2 आता है। ठीक है, तो इसका कंप्लीटली आंसर निकल के आता है हमारे पास में 1732 VAR। ठीक है, रिएक्टिव पावर Q किस में रिप्रेजेंट होता है, VAR में। एक्टिव पावर किस में होता है, वैट में, किलोवाट में। ठीक है, और जो अपेरेंट पावर रहता है VA में, ठीक है, या फिर KVA में, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, सिंपल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, one of the very important question, the conductor of a overhead transmission line has a cross sectional area of 2 centimeter square if the specific gravity of the conductor material is 9.9 gram per centimeter cube and the wind pressure is 1.5 kilogram per meter length, the effective weight per meter of a length kilogram per meter of the conductor will be dash। ठीक है, सिंपल है। अभी हमें क्या पूछा गया है, इफेक्टिव वेट पर मीटर ऑफ द कंडक्टर, वो हमारा किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ठीक है, W which is equals to specific gravity multiplied by volume of 1 meter conductor। ओके, एरिया का भी वैल्यू बताया गया है। ओके, और विंड प्रेशर भी यहाँ पे हमारे पास कंसिडर बताया गया, कंसिडरेशन के लिए बताया गया है। ओके, तो हम लोगों को सारे वैल्यूज बताए, स्पेसिफिक ग्रेविटीज भी यहाँ पे दिया ही होगा, देखिए करेक्ट है 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हमारे पास बताया गया। ओके, तो डब्ल्यू मटेरियल हम लोग निकाल सकते हैं इससे। डब्ल्यू मटेरियल क्या होता है, ये होता है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय, ओके, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर कंडक्टर। वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए
ए का भी वैल्यू गिवन है, एरिया का भी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे बताया गया गाइस। ओके, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। ये कितना आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है हमारे पास, 9.9 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एरिया है, एरिया से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए हम लोग इसने 100 से मल्टीप्लाई किया। तो जो ये आया इसका वैल्यू निकल के आएगा, ये आएगा हमारे पास में 1980 ग्राम। ठीक है, अगर हम लोग किलोग्राम की अगर हम लोग बात करते, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.98 किलोग्राम पर मीटर। ओके, किलोग्राम पर मीटर। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो जो वेट आएगा इट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1.98 स्क्वायर प्लस 1.5 स्क्वायर। ठीक है, ये विंड प्रेशर का भी इफेक्ट अगर हम लोग कंसिडर करते तो ओके, तो इसका जो वेट आता है विच इज इक्वल टू 2.48 किलोग्राम पर मीटर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं गाइस, इसको अगर आपको नहीं फॉर्मूलाज आते, नहीं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इसको डायरेक्टली स्किप आउट कर सकते हो। होता क्या है कि एक एक क्वेश्चन को अगर आप काफ़ी रिडंडेंटली अगर आप उसको ट्राई करने की कोशिश करते हो, तो होता क्या आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पेंड हो जाता है। अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं तो उसको अवॉइड करना ही बेटर ऑप्शन रहता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, एक क्वेश्चन को अगर आप 5 से 10 मिनट स्पेंड कर देते हो इंक्लूडिंग दैट न्यूमेरिकल सॉल्विंग, तो आपका काफ़ी ज़्यादा समय आपका व्यतीत हो जाता है। क्लियर है? पढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास। इन द विंड पावर प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर डिफरेंशिएट द वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर फ्रॉम अ स्क्विरल इंडक्शन जनरेटर। विंड पावर प्लांट के अंदर इनमें से कौन सा फीचर जो है वो दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर के साथ में और स्क्विरल के इंडक्शन जनरेटर। मतलब कि क्या है, वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर और इस स्क्विरल के इंडक्शन जनरेटर के बीच में कौन सा इनमें से ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। तो वो है हमारा द वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर इंक्लूड्स एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म टू कंट्रोल द रोटर आउटपुट। ठीक है, वाउंड रोटर सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर एक एक्सटर्नल मैकेनिज्म रहता है जिसके कारण वो रोटर आउटपुट को कंट्रोल कर सके। स्क्विरल के में फैसिलिटीज नहीं है। क्लियर है? ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, जरूर इसको नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, इन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट द हीटर एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग डैश। ठीक है, इन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट जो हीटर एलिमेंट यूज होता है इलेक्ट्रिक आयन में, ठीक है, ये किसके द्वारा यूज होता है, नाइक्रोम के द्वारा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास में नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है कि अलॉय है जिसके अंदर हमारे पास 80% निकल रहता है और 20% क्रोमियम रहता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी अराउंड एक 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, इसलिए इसको जो है एज हीटिंग एलिमेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, When a tenant relates space to another under the terms of their own lease, it is called। अगर एक टेनेंट रिलेट करता है, ठीक है, उसकी स्पेस टू दूसरे को अंडर द टर्म्स ऑफ देयर ओन लीज, उसको हम लोग कहते हैं सब लीज, उसको हम लोग कहते हैं सब लीज गाइस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है गाइस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास लीज, ये लीज क्या है, हमारा लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, जो एक पार्टी दूसरा पार्टी को एक रेंट प्रोवाइड करती है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के बाद। ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा ओन की जाती है, उसको हम कहते हैं लीज पे देना। ठीक है, जमीन हम लोग कहते हैं ना लीज पे दी हुई करके। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारा आता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स इज वेल सुटेड फॉर अ स्ट्रीट लाइटिंग इन टर्म्स ऑफ अ हाई ल्यूमिनस इफिशिएंसी। अगर हम लोग हाई ल्यूमिनस इफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट लाइटिंग को करना चाहते हैं, ठीक है, इल्यूमिनेशन अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो कौन सा लाइट इसमें इस्तेमाल करेंगे, कौन सा लैम्प इस्तेमाल करेंगे, तो वो रहेगा हमारे पास में सोडियम वेपर लैम्प। ठीक है, इसकी इफिशियंसी जो है, ठीक है, लैम्प इफिशियंसी होती है 100 से लेके 170-180 ल्यूमेन। ठीक है, अराउंड 180 ल्यूमेन, ठीक है, पर वाट कंसिडर की जाती है। क्लियर है गाइस? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर निकल के आता है। बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू क्या होता है, साई बाय आई विच इज इक्वल टू एन फाई बाय आई। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे वो डिपेंड नहीं करता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, समय को कंसीडर करते हुए अभी हम लोग इस 50 क्वेश्चंस के ऊपर पॉज करते हैं। ठीक है, आपको आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर हम लोग जो है इसके रिमेनिंग 51 to 100 तक के जो क्वेश्चन है, 51 to
100 क्वेश्चन हम लोग कवर अप कर लेंगे। सेशन कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल कोचिफाई और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज को यहाँ पे आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेगा दोनों भी हमारे, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। रिसेंट सेशन को यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। कोई भी क्वेरीज आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइस, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेशन में जल्दी से जल्दी।